ए रूम 10/8। ये एक लेसन है। बड़ा इंटरेस्टिंग लेसन है। बहुत सीख देने वाला लेसन है। के एस दुग्गल का लिखा हुआ है। इंडियन राइटर है जो इंग्लिश में और पंजाबी में लिखते हैं। बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी है ये। 500 से ज्यादा कहानियां इन्होंने लिखी हैं। 10 नॉवेल्स लिख चुके हैं। 50 छोटे मोटे नाटक लिख चुके हैं। काफी सारा साहित्यिक आलोचनात्मक कार्य भी इन्होंने किया है और कुछ कविताएं भी लिखी हैं और अपनी खुद की बायोग्राफी भी लिखी है इन्होंने। काफी सारे प्रतिष्ठित पुरस्कार भी इनको मिले हैं। पद्म भूषण जैसा पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है। ये मैंने इसलिए इनकी उपलब्धियां इतनी बताई हैं सो दैट कैन यू हैव एन आइडिया अबाउट हिज वर्क। और निसंदेह है ये जो इन्होंने एक लिखी है पोएम, जो जो लिखा है लेसन, ये भी एक बहुत ही अच्छा लेसन है। मैं तो इसको पता नहीं कितनी बार पढ़ा चुका हूं अब तक। हमेशा बड़ा अच्छा लगता है। कहते हैं कि अच्छी रीडिंग वही होती है। अच्छी रीडिंग की पहचान क्या होती है? अच्छी रीडिंग की पहचान यही होती है, अच्छा जो राइटिंग वर्क होता है उसकी पहचान यही होती है कि आप जब भी उसको पढ़ते हैं हर बार, तभी आपको उसमें कुछ ना कुछ नया नजर आता है, क्योंकि हमारी सोच भी हर बार बदल जाती है। अच्छी किताब वही होती है। हमारा दृष्टिकोण बदलता है, हमारा सोचने का जब तरीका बदलता है तो उसके साथ साथ चीजें चीजें भी, सोच का बड़ा फर्क होता है। आज मैं इस लेसन को पढ़ा रहा हूँ, मैंने कभी 5 साल पहले जब इस लेसन को पढ़ाया था तब शायद उस समय की सोच में और आज की सोच में कुछ फर्क है, जरूर होता है। हो सकता है उस समय मुझे जो चीजें इसके अंदर नजर नहीं आई थी वो मुझे 2 साल के बाद नजर आई होंगी। 2 साल के बाद मुझे कुछ नजर आया होगा तो वो मुझे 1 साल नजर नहीं आया होगा, तो वो मुझे 1 साल के बाद जब मैंने पढ़ाया होगा तब मुझे नजर आया होगा। अलग से कुछ छपता नहीं है इसके अंदर, इसमें तो वही लिखा हुआ रहता है। तो नेहा दीदी, क्या करें, व्यक्ति की सोच के हिसाब से उसको कुछ अलग अलग चीजें दिखाई देने लग जाती हैं। और यही एक अच्छा लेखन जो कार्य होता है उसकी यही एक विशेषता होती है। अब हमेशा ध्यान रखिए इस बात को। रामचरितमानस को मैंने बचपन में पढ़ा 2 बार, व्हेन आई वाज इन 4th क्लास एंड 5th क्लास। चौथी और 5वीं क्लास में जब मैं पढ़ता था तो मेरे स्कूल में, ये मेरा सौभाग्य है ऐसा कि जिस स्कूल में मैं पढ़ता था उस स्कूल में छुट्टी होने के बाद हमारे जो गुरुजी थे, चौथी 5वीं क्लास की बात मैं कर रहा हूँ आपसे, काफी पुरानी बात हो गई होगी। भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल है कामा में, कामा एक जगह का नाम है। और वहां पर श्री हनुमान पाठशाला के नाम से एक स्कूल था जहां पर मैंने अपनी चौथी और 5वीं क्लास की पढ़ाई की थी। और वहां पर जब हम पढ़ते थे तो गवर्नमेंट स्कूल था, तो वहां एक हमारे गुरुजी थे, नाम याद है मुझे आज तक, श्री पूरण जी गुरुजी थे। अब वो शायद सैनी थे या शर्मा थे, ये मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ। लेकिन वो हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य भी थे, प्रधानाध्यापक। और वो उनका ये रहता था कि शाम को, मतलब शाम को नहीं, सॉरी, छुट्टी के बाद जब छुट्टी हो जाती थी हमारी, अब चौथी 5वीं क्लास के बच्चे तो छोटे ही होते हैं, पर मुझे याद है आज भी, छुट्टी के बाद सारे के सारे बच्चे एक पेड़ के नीचे बैठते थे मैदान में, और हर बच्चे के पास में रामचरितमानस का जो छोटा वाला जो होता है संस्करण इसका, छोटा गुटखा, गुटखा खाने वाला नहीं,
खाने वाला नहीं, वो जो होता है वो नहीं, बल्कि रामचरितमानस जो होती है बड़ी तो होती है, जिसमें हिंदी भी होती है और बाकी चौपाइयाँ और दोहे होते हैं। लेकिन इसके साथ में एक छोटी रामचरितमानस भी आती है जिसमें केवल चौपाइयाँ और दोहे होते हैं। पूरा होता है रामचरितमानस, छोटा होता है साइज में, क्योंकि हिंदी नहीं होती तो छोटा होता है, बाकी है पूरा। तो हर बच्चे की बैग के अंदर वो एक रामचरितमानस का गुटका होता था। डेली हम लोग कुछ भी भूल जाया करते थे, लेकिन उसको ले जाना नहीं भूलते थे। और सभी बच्चे पेड़ के नीचे बैठ जाते थे और रामचरितमानस का गुटका अपना जो है वो निकाल लिया करते थे, और गुरुजी हमको वो रामचरितमानस पढ़ाया करते थे। ये मेरा सौभाग्य रहा, कुछ शिक्षा ऐसी मिली। शिक्षा के मामले में मेरा थोड़ा सा सौभाग्य रहा कि ऐसी शिक्षा मुझे मिली, और वो हमें पूरे साल में उस रामचरितमानस को पूरा पढ़ा दिया करते थे। अच्छी अच्छी कहानियां सुनाया करते थे। काफी संस्कार हमारे अंदर जो है वो उस समय के हैं। कहते हैं ना कि स्कूल का बड़ा रोल होता है एक विद्यार्थी के जीवन काल में। अंताक्षरी होती थी, आजकल तो अंताक्षरी करते हैं आप लोग फिल्मी गानों की, लेकिन उस समय हमारी अंताक्षरी होती थी। नहीं, वो उनको नहीं ढूंढा मैंने, वो दूसरे थे जिन्होंने मेरे को गणित अंग्रेजी पढ़ाई थी। तो कहाँ गए वो लोग, जरा ये बातें कभी कभी मुझे याद आती हैं, पर गए वो लोग अब। वो संस्कार हैं ऐसे गुरुओं के शायद मेरे अंदर, कि मैं उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करता हूँ आज। और उसी तरीके से मैं, अच्छा डांटते भी बहुत थे हमारे को, पिटाई भी कर दिया करते थे, पर बुरा नहीं लगता था, क्योंकि बहुत सारी अच्छी बातें भी हमको बताया करते थे वो। गुस्सा आ जाता था तो पिटाई भी कर दिया करते थे, पर सिखाते भी थे, डांट भी दिया करते थे। पर वो डांटना और पीटना तो एक प्रकार से ऐसे होता है कि जैसे उस डांटने पीटने के बिना तो मजा ही नहीं आता। सब्जी में जैसे नमक और मिर्च ना हो, वैसे ही अगर हमारे माता पिता और अगर हमारे गुरुजन, हमारे टीचर्स अगर हमको डांटे ना, तो वो ऐसे लगते हैं जैसे बिना नमक मिर्च की सब्जी खा रहे हों। तो वो डांटना उनका अधिकार था, और हम गलती करते थे तो वो डांटते भी थे। तो वो रामचरितमानस वो हमें पढ़ाते थे। चौथी में पढ़ाई उन्होंने, पांचवी में पढ़ाई, अंताक्षरी करवाते थे, चौपाइयों की ध्यान करना सिखाते थे, अच्छी अच्छी कहानियां हमें वो सुनाते थे। उस समय मैंने रामचरितमानस पढ़ी, तब उसके कुछ और अर्थ थे मेरे लिए। मैं शायद उस समय वो चीजें नहीं देख पाया होऊंगा। बाद में उसको कभी पढ़ा तो मैंने, फिर मुझे वो चीजें नजर आई होंगी जब मैंने उस समय मुझे नजर नहीं आई होंगी उसमें। उसमें कुछ अलग से नहीं छपा, वो तो वही है। और आज अगर मैं पढ़ूं तो शायद पहले मुझे कभी मैंने पढ़ी है तो वो चीजें मुझे उसके अंदर नजर नहीं आई होंगी जो मुझे अब नजर आएंगी। तो व्यक्ति जैसे जैसे मैच्योर होता है, व्यक्ति जैसे जैसे परिपक्व होता जाता है, व्यक्ति के विचारों में भी परिवर्तन होता जाता है। व्यक्ति का सोचने का जो तरीका होता है, जो उसका दृष्टिकोण होता है चीजों के प्रति, जीवन के प्रति, वो भी बदल जाता है। और एक अच्छे राइटिंग वर्क जो होता है, एक अच्छा लेखन कार्य होता है, उसकी यही पहचान होती है कि व्यक्ति कितनी बार भी उसको पढ़े, हमेशा उसमें उसको कुछ नयापन नजर आता है, और कुछ ना कुछ उसको मिलता है उसके अंदर। शायद कभी आपके एक पाठ रहा हो, या इसमें कोई एक पाठ आएगा ऐसा, रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर, ये रहा है इसमें 6 नंबर का लेसन है आपका, जो आप आएगा अभी आपका, उसमें भी यही बातें लिखी हुई हैं। रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर, यानी कि जो पढ़ना है, उसमें भी यही बातें आपको मैं बताने वाला हूँ कि पढ़ना जो है वो क्या है, किस तरीके से। हम लोग तो पढ़ना केवल इतना सा मानते हैं कि पढ़ लिया, रट लिया, परीक्षा में लिखा है, बात खत्म हो गई। बट दिस इज नॉट इनफ। पढ़ना और पढ़ने के साथ किसी चीज को गुनना, समझना, उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना, कुछ सीखा है जिंदगी में। हम्म जिंदगी में जो सीखा है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि एक शिक्षक की भांति, एक शिक्षक का जो कर्तव्य होता है कि जो सीखा हुआ है हमने अपने जीवन में, जो हमारे गुरुओं ने सिखाया है, उसको हम दें आपको।
ज्ञान जो होता है, शिक्षा जो होती है, वो देने के लिए होती है, रखने के लिए नहीं होती है। अगर है हमारे पास तो। कहते हैं कि ज्ञान जितना दिया जाता है, जितना बांटा जाता है, उतना बढ़ता है। उतनी कृपा होती है सरस्वती माँ की। शायद कुछ ऐसा है। और यही हमारे गुरुओं ने सिखाया है कि जो है आपके पास उसको दो आप। हम जो कुछ कर रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। शिक्षा का मतलब केवल रटवा देना, केवल परीक्षाएं पास करवा देना, केवल परीक्षाओं में नंबर दिलवा देना ना। शिक्षा का तात्पर्य होता है चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि किसी खाली घड़े को भर देना। शिक्षा का अर्थ होता है, शिक्षा वो चीज होती है जो हमारे विद्यार्थियों के अंदर, हमारे शिक्षार्थियों के अंदर एक अग्नि पैदा करे, कुछ सीखने की, एक अग्नि को प्रज्वलित करे। अब वो जिससे कि वो अपने चरित्र का निर्माण कर सके। शिक्षा वो होती है जो हमारे बच्चों के अंदर सोचने समझने की शक्ति का विकास कर सके। शिक्षा वो होती है जो हमारे बच्चों के अंदर, हमारे विद्यार्थियों के अंदर भावनाओं और संवेदनाओं का विकास कर सके। शिक्षा का अर्थ केवल परीक्षा में नंबर लाना, या शिक्षा का अर्थ केवल रटवा देना या नंबर आ जाना, वो शिक्षा नहीं होती है। शिक्षा का अर्थ होता है कि हम अपने बच्चों का, अपने विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण कर सकें, हम उनके अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकें, जिससे कि वो उसको अपने जीवन में उपयोग कर सकें उसका। हम उनके अंदर कुछ अच्छी बातों को पैदा कर सकें। समाज के प्रति, माँ बाप के प्रति उनकी जिम्मेदारियों को हम उनको सिखा सकें, उनको समझा सकें। कई बार हम इस तरीके के वीडियोस देखते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, पढ़ लिख जाते हैं, खूब पैसा कमाने लग जाते हैं, माँ बाप की परवाह नहीं करते। मैंने अभी एक वीडियो देखा है, एक लड़का, एक आदमी अपने बूढ़े माँ बाप को, आपने भी शायद देखा होगा सोशल मीडिया पे, अपने बूढ़े माँ बाप को उनके बैग में सामान रख के और छोड़ गया कहीं वृद्धाश्रम के सामने। बड़ी पीड़ा हुई मुझे देख करके। छोड़ गया मोटरसाइकिल पे बिठा करके, और बेचारे दोनों वृद्धावस्था में। मतलब बड़ा दुख हुआ देख करके कि ये शिक्षा हम दे रहे हैं अपने बच्चों को आज। बताइए आप, ये शिक्षा किस काम की? ये पैसा कमा रहे हैं किस काम का? कितने ही नंबर ले आओ आप, 100 में से 100 ले आओ, लेकिन अगर अपने जन्म देने वाले माता पिता को अगर हम नहीं रख सकते संभाल करके, उनका सम्मान नहीं कर सकते, अरे उनको बुढ़ापे में उनको जरूरत होती है हमारी, अगर हम ये भाव आपके अंदर पैदा ना कर सकें, तो हम आपको चाहे 100 में से 100 नंबर दिलवा दें, बेकार है। आप चाहे लाख रुपए महीना कमा लो या 10 लाख रुपए महीना कमा लो, लेकिन अगर आप अपने माँ बाप को उनके वृद्धावस्था में अगर आप उनको संभाल के नहीं रख सकते, उनको मान सम्मान नहीं दे सकते, तो मैं कहता हूं कि वो शिक्षा नहीं है। एक वीडियो मैंने और देखा, उसमें बेटे और बहू दोनों मिलकर के अपनी माँ को मार रहे हैं, बुरी तरीके से लातों से मार रहे हैं। कहते हैं माँ के पैरों के नीचे स्वर्ग होता है। कहते हैं माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। जन्नत मतलब स्वर्ग। कहते हैं कि माँ से बड़ा तो कोई भी नहीं होता दुनिया में। शायद दुनिया में अगर सबसे ज्यादा पूजनीय और सम्माननीय स्थान अगर किसी को दिया जाता है, तो वो माँ को दिया जाता है। वो माँ जो अपने बच्चे को 9 महीने तक अपने पेट में रखती है, कुछ खिलाती है उसको, तो वो खुद का खाया हुआ उसका भी कुछ हिस्सा बच्चे के पेट में जाता है। उस माँ को मार रहे हैं वो दोनों बेटे और बहू मिलकर के। ओहो, शेमफुल। क्या शिक्षा है ये? बताइए आप, क्या फायदा है ऐसे नंबरों का, क्या फायदा है ऐसी कमाई का? अरे चाहे परीक्षा में फेल हो जाएं, चाहे हम ज्यादा नहीं कमा पाए, हम कोई बात नहीं है, पर ये जो हमारे संस्कार होने चाहिए, ये जो हमारे सामाजिक मूल्य होने चाहिए, ये जो हमारा चरित्र होना चाहिए, ये तो अच्छा होना चाहिए हमारा।
मैंने 2 घटनाएं देखी हैं अभी सोशल मीडिया पे, मैं बड़ा दुखी हुआ देख करके। और भी बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को आती हैं जहां पर लोग वृद्धावस्था में अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं, सड़कों पर छोड़ देते हैं। अभी मैंने एक लॉकडाउन के पीरियड में एक वीडियो देखा, उसमें दिल्ली में कोई एक महिला रहती थी, उसको पता चला कि बंबई में उसका बेटा रहता है, वो बड़ा बीमार है। वो महिला बेचारी जैसे तैसे करके गई, बंबई पहुंची, वो अपने बेटे को उसने देखा बड़ा बीमार था, उसकी देखभाल की उसने। माँ वो होती है, उसकी देखभाल की उसने और उसको अच्छा कर दिया। और पता है जब वो अच्छा हो गया बेटा, तो उस बेटे ने अपनी माँ को बाहर निकाल दिया कि चल बाहर निकल यहाँ से। और वो बंबई में, मुंबई में किसी स्टेशन पर बैठ करके वो रो रही थी। उसका देखा हमने जब, तो हो हमने कहा यार देखो माँ, वो माँ होती है जो सुबह सबसे पहले उठ जाती है, बच्चों के लिए लंच बॉक्स तैयार करती है, बच्चों के लिए चाय पानी, कपड़े, जूते, रुमाल, एवरीथिंग। क्या हम ये नहीं सिखा सकते अपने बच्चों को कि माँ के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? और अगर हम नहीं सिखा सकते तो ऐसी शिक्षा के ऊपर लानत है, हम जैसों के ऊपर लानत है जो शिक्षक कहलाते हैं अपने आप को। अगर हम अपने बच्चों के अंदर, अगर हम इस प्रकार के संस्कार नहीं डाल सकते शिक्षा के माध्यम से, तो वो शिक्षा किसी काम की नहीं है। पिता जो सुबह निकलता है रात को आता है, अपने बच्चों के लिए लगा रहता है, मेरे बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, उस पिता को अगर हम उसकी वृद्धावस्था में उसके हाल पे छोड़ दें, वो पिता जिसने हमें, माता पिता जिसने हमें चलना सिखाया, खाना सिखाया, बोलना सिखाया, जिसने हमें पाला पोसा पढ़ा लिखा के किसी लायक बना दिया, आज हम अगर राजा बने हुए घूमते हैं ना, हमारे पास लैपटॉप है, हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास अच्छे अच्छे कपड़े हैं, अच्छे अच्छे जूते हैं, किसकी वजह से? हमारे पिता की वजह से है। वो पिता जो शायद अपने लिए 100 रुपए खर्च करने में भी 10 बार 20 बार सोचता होगा, लेकिन वो पिता अपने बच्चों के लिए नहीं सोचता। हाँ बेटा ये अच्छा ले यार, कोई बात नहीं यार, मैं भी एक पिता हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, और मेरे भी पिता हैं और मैं भी उनका बच्चा हूँ। क्या मैं वृद्धावस्था में, मेरे आज माता पिता वृद्धावस्था में, क्या मुझे उनको छोड़ देना चाहिए? नहीं। मेरी शिक्षा बेकार है, मैं चाहे लाख कमा लूं, चाहे 10 लाख कमा लूं या 20 लाख कमा लूं, मेरी शिक्षा बेकार है जी। क्या मैं अपनी माँ को छोड़ दूं? ना। वो मेरी माँ जिसने मुझे अपने पेट में रखा 9 महीने तक, मैं कैसे भूल सकता हूँ भाई? जिसने अपने खून से मुझे सींचा, खुद गीले में सोई और मुझे सूखे में सुलाया। हम्म। और मेरा पिता जो दिन रात जिसने मेहनत की होगी मुझे यहाँ तक पहुंचाने के लिए, मुझे पढ़ाने के लिए, मुझे अच्छे कपड़े पहनाने के लिए, मुझे हर प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए, आज जो हूं मैं उनकी वजह से हूं। क्या मेरा ये दायित्व नहीं बनता, क्या मेरा ये कर्तव्य नहीं बनता कि वृद्धावस्था में जब उनका शरीर साथ ना दे, तो क्या मैं उनको छोड़ दूं? क्या मैं उनको वृद्धावस्था में वृद्धाश्रम में छोड़ आऊं? क्या मैं उनको घर की एक काल कोठरी में उनको जगह दे दूं कि आप यहां रहो? तो फिर हमारा शिक्षा बेकार है, हमारे संस्कार नहीं है हमारे अंदर। शायद कहीं शिक्षा में ही कोई कमी रह जाती है, जो इस प्रकार के लोग कुछ ऐसे काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक शिक्षक के रूप में, एक अध्यापक के रूप में मेरा सर्वप्रथम कर्तव्य यह बनता है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी बुरी बातें समझाऊं, जीवन में कैसे जीना है उनको ये समझाऊं। इंग्लिश तो क्या है जी, इंग्लिश तो सिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं। 3 महीने में हम अंग्रेजी बोलना सिखा देते हैं जी। देखते होंगे आप रिजल्ट्स में आए दिन वीडियोस डालता हूं, अभी भी मैंने यूट्यूब पर हमारे रामायण इंटरैक्टिव क्लासेस के बच्चों का वीडियो डाला है, मैंने आज ही डाला है, मैंने मॉर्निंग में, अर्ली इन द मॉर्निंग, जिसमें हमारे बच्चे बच्चियां किस प्रकार से बोल रहे हैं। 3 महीने का रिजल्ट है केवल। उनमें एक अमन का भी वीडियो है, एक तुषाल का भी है, आपके साथ जो बैठे हुए हैं, एक
मनीषा का भी है, आने वाले टाइम में शायद शिव प्रकाश का भी आएगा, सोना का भी आएगा। शिक्षा अंग्रेजी तो क्या है, अंग्रेजी सिखाना तो एक कोई बड़ी चीज थोड़ी है। आपके स्कूलों ने जो शायद आपको 12-15 साल में नहीं सिखाया होगा, मैं कैपेबिलिटी रखता हूँ इतनी कि मैं आपको उसको 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में तो आप पानी की तरह अंग्रेजी बोलने लग जाते हो। आपने देखे होंगे वीडियोस, पवन शर्मा, इसका वीडियो आपने देखा होगा, स्टेटस पे डाला मैंने, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे डाला मैंने। 3 महीने में केवल उसको मैंने सिखाया है। लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, नो डाउट। 3 महीने में मैंने उसको देखी आप क्या फ्लुएंट इंग्लिश वो बोलता है। मेहनत उसकी है, लेकिन रास्ता मैंने उसको दिखाया, क्या करना है, कैसे करना है। तुषाल बैठा हुआ है यहाँ पे, और बैठे हुए हैं यहाँ पे। मैं अगर 3 महीने में, 4 महीने में अंग्रेजी सिखा सकता हूँ, क्या इंग्लिश वाले 12-15 साल में भी नहीं सिखा सकते? कहीं ना कहीं सिस्टम की कमी है। अंग्रेजी सिखाना तो मैं अपना सेकेंडरी मेरा जॉब है जी। ये तो एक माध्यम है मेरे लिए देश के बच्चों का चरित्र के निर्माण करने का। ये तो माध्यम है मेरे लिए एक। अंग्रेजी सिखाना कोई, अंग्रेजी सिखाने से कोई चरित्र का निर्माण थोड़ी हो सकता है। चरित्र का निर्माण तो ये है कि मैं आपको ये सिखा सकूं कि भाई अपने देश से प्रेम करो, अपने माता पिता का सम्मान करो, समाज के लिए कुछ अच्छा करो। अपने लिए तो कौन, सभी जीते हैं। अपने लिए जीना है तो अंग्रेजी सीख लो आप, ठीक है, पैसा कमाओगे अच्छा। पर मैं शायद इन पाठों के माध्यम से, इस अंग्रेजी शिक्षण के माध्यम से, मैं शायद आपके चरित्र का निर्माण कर सकूं, आपके अंदर संवेदनाओं का निर्माण कर सकूं, आपका एक व्यक्तित्व बना सकूं, देश को अच्छे नागरिक दे सकूं। ये मेरा प्राइमरी वर्क है एक शिक्षक के रूप में। कहा जाता है कि शिक्षक जो होता है उसकी गोदी में प्रलय, उसकी गोदी में निर्माण और प्रलय दोनों खेलते हैं। शिक्षक अगर निर्माण करना चाहे तो बहुत कुछ निर्माण कर सकता है। कहते हैं शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, और अगर वो बर्बाद करने पे आए तो बहुत कुछ बर्बाद कर सकता है। हमें एक शिक्षक की भूमिका का निर्वहन अच्छे ढंग से करना चाहिए, नो डाउट। पैसा कमाना एक अलग बात है। शिक्षा को मैंने तो मेरे जीवन में कभी पैसा कमाने की दृष्टि से मैंने अपने आप को नहीं देखा कभी भी। मैं आपको बार बार कहता हूं, आपसे पैसा लेना तो मेरी मजबूरी है जी, मजबूरी है, क्या करें। शायद मुझे स्कूलों से अच्छी सैलरीज अगर मिल रही होती, मेरा परिवार का पालन पोषण हो रहा होता, तो मैं नहीं लेता आप लोगों से। पर ऊपर वाले ने भी कुछ सोच समझ के ही मेरे को ये जीवन दिया होगा। शिक्षा को कभी बेचा नहीं जा सकता। बस आप जो मुझे देते हो उससे तो मेरा परिवार चलता है। अब तो वो माध्यम हो एक प्रकार से मेरे परिवार को चलाने के। शिक्षा को ना तो आप खरीद सकते हो और ना मैं बेच सकता हूँ। शिक्षा तो वो चीज होती है। ये तो एक छोटी सी बात है कि ठीक है, आपको भी लगता है कि अब सर परिवार कैसे चलेगा, मैं अगर इसी काम में लगा रहूंगा तो मेरा परिवार चलेगा कैसे। ऊपर वाले ने मुझे इतना भी तो नहीं दिया कि मैं, फिर भी मैं कभी इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं हो पाता हूँ। शिक्षा एक ऐसी चीज होती है। ये पाठ भी कुछ इसी तरीके का है। इस पाठ में जो रूम है 10x8, ये बड़ी इसी तरह का एक पाठ है हमारे समाज के लिए। हमारा समाज का जो ताना बाना है, कहते हैं जनरेशन गैप का भाटे का जनरेशन गैप है। जनरेशन गैप नहीं है, ये शिक्षा की कमी है। ये कहते हैं जी, आज अगर हम अपने पुरखों का, अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान नहीं कर पाते हैं तो ये जनरेशन गैप की वजह से होता है ना। मैं नहीं मानता, ये शिक्षा की कमी से होता है जी, जनरेशन गैप से नहीं होता है। जनरेशन गैप तो हर जनरेशन के बाद में एक गैप आता है, नहीं आता क्या?
पर शायद मैंने मेरे माता पिता को अपने माता पिता की सेवा करते हुए देखा होगा। शायद मैंने मेरे माता पिता को अपने माता पिता के प्रति सम्मान के भाव से झुकते हुए देखा होगा। शायद मैंने मेरे माता पिता को अपने गुरुओं के प्रति सम्मान के भाव से झुकते हुए देखा होगा। वही संस्कार मेरे अंदर आए। जनरेशन गैप कैसे हो सकता है? ये पीढ़ियों का अंतर, क्या मतलब हुआ इस चीज का? पीढ़ियां तो हमेशा बदलती हैं। मेरे दादाजी की पीढ़ी थी, उसके बाद मेरे पिताजी की पीढ़ी आई, फिर मेरी पीढ़ी आ गई, अब मेरे बेटा आ गया। लेकिन नहीं, मेरे पिता जिस प्रकार से मेरे माता पिता अपने माता पिता का सम्मान करते थे, वृद्धावस्था में उनकी देखभाल करते थे, मैं भी करता हूं। और मुझे उम्मीद है जिस प्रकार से मैं करता हूं उसी प्रकार से मेरा बेटा भी करेगा। तो जनरेशन गैप तो यहां भी है, और आप में से कई होंगे ऐसे। जनरेशन गैप वाली बात मैं नहीं मानता। कुछ लोग कहते हैं जी ये जनरेशन गैप की वजह से ऐसा होता है। नहीं, हमारा जनरेशन गैप हमें ये थोड़ी सिखाता है कि हम अपने बड़ों का सम्मान ना करें, उनका ध्यान ना रखें। ये तो नहीं सिखाता। बता दो आप। मैं आलोचना नहीं कर रहा, और मैं तो भाषा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। आलोचना करना भी मेरा अधिकार है। आलोचना करना भी मेरा अधिकार है। बस इसमें जो कहानी है वो ये है कि मिसेस और मिस्टर मलिक दो पति पत्नी होते हैं। सुनिए जरा आप। कहते हैं ना कि दूसरे के लिए जो कुआं खोदता है उसके लिए पहले से ही खड्डा तैयार होता है। मिस्टर एंड मिसेस मलिक दो पति पत्नी है। मिस्टर मलिक गवर्नमेंट जॉब में है। एक मकान बनवाते हैं वो। हालांकि मकान बनने में बड़ी बाधाएं आती हैं। थीम बता रहा हूं मैं आपको कहानी की, बहुत सिंपल से बहुत कम शब्दों के अंदर। मकान बनाने के अंदर बड़ी बाधाएं आती हैं, बड़ी मुश्किल से मकान बनता है। और जो मकान बनता है तो उसमें वो पता है क्या करते हैं? जब वो मकान बनता है तो मिस्टर एंड मिसेस मलिक जो होते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और उनकी माँ होती है, यानी कि मिस्टर मलिक की माँ और मिसेस मलिक की सासू माँ। देखना जरा आप बात को। तो जब मकान बनवाते हैं तो मिसेस मलिक, जब नक्शा बन रहा होता है मकान का, तो मिसेस मलिक कहती है कि भाई देखो ये जो स्टोर रूम है इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो। स्टोर रूम को थोड़ा सा बड़ा कर दो, इसका साइज 10x8 का कर दो। तो आर्किटेक्चर जो होता है उसको समझ में नहीं आता है ऐसा वो क्यों कह रही हैं। तो बाद में पता चलता है कि मिसेस मलिक का विचार ये होता है, वो कहती है, सुनना जरा आप बात को। वो कहती हैं कि जी इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, और अभी मेरी सासू माँ जिंदा है, और जब तक वो जिंदा रहेगी तब तक वो इस कमरे में रह लेगी, और मरना तो है ही एक दिन। अरे तो मरना तो सबको है भाई। कहती है कि जी कितने दिन जिंदा रहेगी? जितने दिन भी थोड़ी बहुत दिन जिंदा रहेगी वो इस कमरे में पड़ी रहेगी, और मरने के बाद हम इस कमरे को स्टोर रूम बना लेंगे। क्या कोई ऐसे सोच सकता है अपने माँ बाप के बारे में? क्या ऐसा सोचना चाहिए है? बल्कि मैं तो कहता हूं कि हमें अपने माँ, अगर हम मकान बनवा रहे हैं तो सबसे पहले हमें अपने माँ बाप के लिए सबसे अच्छा कमरा बनवाना चाहिए। क्या ये संभव है? क्या ये अच्छा है कि मैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छा कमरा बनवा लूं, और मेरी माँ अब चूंकि वृद्धावस्था में है तो उसके लिए मैं कोई एक छोटी सी कोठरी बना दूं स्टोर रूम टाइप, कि ठीक है ये रह लेगी इसमें, और जब ये मर जाएगी तो मैं इसको स्टोर रूम की तरह काम में ले लूंगा। क्या ये अच्छी बात है? कि अगर हम ऐसा सोचते हैं तो क्या हमारी शिक्षा की कमी नहीं है? हम हमारे जन्म देने वाले का सम्मान नहीं कर सकते तो हम किसका सम्मान करेंगे जी? है जिन्होंने दिन रात एक करके हमको छोटे से बड़ा कर दिया। हमने टॉयलेट कर दिया तो उन्होंने साफ किया, हमने पॉटी कर दी तो उन्होंने साफ की, हमने उल्टी कर दी तो उन्होंने साफ की,
चलने लायक नहीं थे तब चलना सिखाया, बोलने लायक नहीं थे तो उन्होंने बोलना सिखाया, कंधों पे ले लेके हमें घूमते रहे, हमारी हर आवश्यकता को पूरा करते रहे, सुबह जल्दी उठ उठ करके हमारे लिए लंच बॉक्स तैयार करते रहे, हमें नहलाया धुलाया, हमें कपड़े पहनाए, स्कूल जाने के लिए भेजते रहे। जब हम आए स्कूल से वापस तो हमारी माँ किस प्रकार से हमारा इंतजार करती थी, करती है, आज भी करती है। बच्चा आएगा मेरा, मैं इसके लिए ये बना दूं, मैं इसके लिए वो बना दूं। आज भी दिन में 4 बार 6 बार आपसे पूछती होगी आपकी माँ, बेटा क्या बना दूं, बेटा क्या खाएगा, बेटा ये खा ले, बेटा वो खा ले। बच्चा खाना नहीं खाए तो माँ को चैन नहीं पड़ता, उसको उसके हलक में रोटी नहीं उतरती। सबकी माँ एक जैसी होती है, सबकी माँ एक जैसी होती है। मेरी माँ ऐसी है और मेरे बेटे की माँ ऐसी है, तो आपकी भी माँ ऐसी होगी जी। है, बच्चे का सोमवार है, स्कूल जाना है, यूनिफॉर्म प्रेस करनी है, इसके जूते पॉलिश कर दूं, इसके मोजे धो दूं, इसके लिए ये बना दूं, उसके लिए वो बना दूं, सबसे आखिर में खाना खाती है। बच जाए तो खा लेती है, नहीं बचता है तो कोई बात नहीं है, वो माँ होती है। और उस माँ के लिए जब उसकी वृद्धावस्था हो जाए तो हम उस माँ के लिए ये सोचें कि एक छोटा सा कमरा बना देते हैं, इसमें ये पड़ी रहेगी, और जब ये मर जाएगी तो इस कमरे को हम स्टोर रूम की तरह काम में ले लेंगे। क्या उचित है? क्या उस व्यक्ति को आप शिक्षित कह सकते हो? बता दीजिए आप मेरे को। अरे उन्होंने अपने, जब हमारे हमारे को उनकी जरूरत थी तब उन्होंने हमको खुद गीले में सो करके हमको सूखे में सुलाया, खुद भूखे रह करके हमारे मुंह में निवाला डाला, खुद नंगे रह करके, खुद फटे हुए कपड़े पहन करके हमारे को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, खुद हवाई चप्पलों में घूमते रहे लेकिन हमारे को अच्छे अच्छे जूते पहनाए, खुद मेहनत मजदूरी कर करके हमारे को अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, हमारे को किसी लायक बनाया। क्या इसलिए? क्या ये जनरेशन गैप है? क्या शिक्षा की कहीं ना कहीं कमी है? या संस्कारों की कहीं ना कहीं कमी है? या कहीं चरित्र निर्माण की कोई कमी है? आप बताइए मुझे क्या है ये। चलो कोई नहीं, कमरा बनवा लिया, मकान भी बन गया, पर कहते हैं ना ऊपर वाले की जो मर्जी होती है वो होता है। जब वो मकान बन के तैयार हुआ तो मिस्टर मलिक भी खत्म हो गए तब तक, और मिसेज मलिक की सासू माँ भी खत्म हो गई। मकान बन गया, मकान बनने के बाद सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया, अपना कोई किराया देते रहे उनको। तो मिसेज मलिक की सासू माँ भी खत्म हो गई लेकिन उस मकान में नहीं पहुंच पाए। मिस्टर मलिक भी खत्म हो गए लेकिन उस मकान में नहीं पहुंच पाए। जो बच्चे थे छोटे छोटे वो बड़े हो गए, बड़े हो गए तो उनकी भी शादी हो गई। मिसेज मलिक का एक बेटा भी था, बेटे की बहू आ गई। अब बेटे की बहू आ गई, मिसेज मलिक तो अकेली रह गई, मिस्टर मलिक तो रहे नहीं। अब वो उस मकान में जैसे तैसे करके सरकार से उन्होंने उस मकान को छुड़वाया, और वो उस मकान के अंदर शिफ्ट हुए। उस मकान के अंदर, जिस मकान को मिसेज मलिक ने बड़े चाव से बनवाया था, और उस मकान के अंदर एक 8 बाई 10 का कमरा बनवाया था मिसेज मलिक ने अपनी सासू माँ के लिए। लेकिन अब मिसेज मलिक की सासू माँ तो नहीं रही, लेकिन अब खुद मिसेज मलिक अपनी पुत्र वधू की सासू माँ बन चुकी थी। और पता है, जब वो उस नए मकान में आए, मिसेज मलिक जब उस नए मकान में आई अपने बेटे और अपने पुत्र और अपनी पुत्र वधू के साथ, हैं, तो उसके पुत्र ने और उसकी पुत्र वधू ने अपनी माँ को, यानी कि मिसेज मलिक को, कौन सा कमरा दिया पता है रहने के लिए? वही 8 बाई 10 का कमरा दिया रहने के लिए। और वही शब्द थे, अब वो शब्द यही थे कि ठीक है, जब तक जिंदा है जब तक यहाँ रह लेगी, मरने के बाद इस कमरे को हम स्टोर रूम में चेंज कर देंगे। अरे कोई कोई आदमी सुने, और ये शब्द जब मिसेज मलिक ने सुने, जब उसके कानों में पड़े, उसकी पुत्र वधू ने जब ये शब्द कहे, ओहो क्या बीती होगी मिसेज मलिक के ऊपर। मतलब मैं सोचता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति जिंदा है
मैं जिंदा हूं और अगर मेरे बच्चे मेरे बारे में कहें दूसरे कमरे में बैठ के कि अभी पिताजी जब मर जाएंगे तब इस कमरे को अपन इस काम में ले लेंगे, तो यार आप सोच के देखिए जरा यार क्या बीत सकती है मन के ऊपर। तो मिसेज मलिक ने जब ये सुना तो उसको वही बात याद आ गई कि भैया ये कमरा तो 8 बाई 10 का तुमने ही बनवाया था ना अपनी सासू माँ के लिए, और आज तुम सासू माँ बन गई हो, आ जाओ इस कमरे में। तो कहते हैं ना कि व्यक्ति दूसरों के लिए खड्डा खोदता है तो उसके लिए पहले ही कुआं खोदता है तो उसके लिए पहले ही खड्डा तैयार हो जाता है। जैसी करनी वैसी भरनी, बहुत सारी कहावतें फिट बैठती हैं। कुल मिलाकर के ये थीम मैंने आपको बताई इस लेसन की। अब आप देख लीजिए, जैसा हम करेंगे ना निश्चित रूप से वैसा ही हमें मिलेगा। हम में से जो बच्चे बैठे हुए हैं, आप में से कुछ कुछ बेटे हैं और कुछ बेटियां हैं, और बड़े होंगे, शादियां होंगी, आप में से कुछ की बहुएं आ जाएंगी और कुछ कहीं दूसरी जगह बहुएं बन करके जाएंगी। हम्म। बस समझ गए होंगे आप मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, शायद समझ गए होंगे आप। जो बहू बन के आएगी उसको भी अपने कर्तव्य को निभाने की जरूरत है, और जो बहू बन के जाएंगी उनका भी क्या भाव होना चाहिए अपनी सासू माँ के प्रति। और बेटों के लिए भी यही बात है कि जब आपकी बहुएं आएंगी तब आप अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार आप करते हैं। बस यही शिक्षा है इस पाठ की। और अगर आप अपने माता पिता को सुख दे सके उनके बुढ़ापे में, सुख पैसे का नहीं ना, बस उनको आप ये महसूस करवा सकें, उनको ये अनुभव करवा सके कि नहीं देखो हमारे पास चाहे रोटी कम है, हमारे पास चाहे कपड़े कम है, हमारे पास चाहे अच्छा मकान नहीं है रहने के लिए, लेकिन हमारे दिल में हमारे मन में आप रहते हो। हमारे पास पैसा नहीं है आपको खर्च करने के लिए, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे दिल में आप रहते हो। हम आज भी आपके पैरों के नीचे अपना स्वर्ग देखते हैं, अपना सब कुछ देखते हैं, हमें आज भी आपके आशीर्वाद की जरूरत है। कहते हैं कि बुढ़ापे में आदमी किस काम का। एक फिल्म आई थी संसार, उसमें एक गाना था, अब किस काम का बूढ़ा हो गया, अब किस काम का बूढ़ा हो गया, गोली मारो यारो। तो उसमें कहते हैं बुढ़ापा आ गया, माँ बाप किस काम के, फेंक दो बाहर उठा करके। अरे नहीं भाई, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। या उनको हम ऐसी स्थिति में रखें, ऐसी परिस्थिति में रखें, चाहे बेटा हो या बहू हो, दोनों का ये कर्तव्य बनता है कि अपने माँ बाप को, अपने सास ससुर को जितना सुख दे सकते हैं दें, जितने दिन के भी वो हैं। उनको मन से दुखी ना करें कभी। माँ बाप आपसे पैसा नहीं मांगते हैं, हमसे पैसा थोड़ी मांगते हैं वो, सुख सुविधाएं नहीं मांगते मांगते हैं वो, बस वो तो आपका प्यार, आपका मान, आपका सम्मान, आप उनकी देखभाल करें, आप वो बड़े हैं तो आप उनको बड़ों की तरह माने, ये मांगते हैं वो, और कुछ नहीं मांगते वो। बस यही मैं शिक्षा आज देना चाहूंगा आपको आज के इस पाठ के माध्यम से। ए रूम 10 by 8 बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। हालांकि कहने वाले कहते हैं कि जी ये तो जनरेशन गैप है, जनरेशन गैप नहीं है, ये शिक्षा की कमी है। मैंने क्या कहा है, शिक्षा केवल तथ्यों को रटवा देना नहीं होता है। मैं आज अगर आपको कुछ कुछ अगर मैं आपको दे सका आज, मैं चाहे नंबर आपके 2 4 कम आ जाए, पर मैं अगर आपके अंदर आज एक संस्कार अगर डाल सका, तो शायद मैं कहूंगा कि हाँ मेरे शिक्षा देने का काम सफल हो गया। सच बता रहा हूं मैं आपको, मैं इस पाठ को अब तक आपको 3 बार पढ़ा चुका होता। मेरी इतनी कैपेबिलिटी है। केवल
8 से 10 मिनट के अंदर मैं एक पेज को ट्रांसलेट करने की कैपेसिटी रखता हूं, पर वो तो केवल एक फॉर्मेलिटी वाली बात हो जाती है। और क्या ये पाठ जो हैं, ये जो लेसन होते हैं हमारे किताबों के अंदर, क्या इनका उद्देश्य केवल ट्रांसलेशन कर देना होता है? नहीं, उद्देश्य तो ये होता है कि इन पाठों के माध्यम से हम आपके चरित्र का निर्माण कर सकें। चरित्र के निर्माण का मतलब कोई ईंट पत्थर से और सीमेंट बजरी से निर्माण करना नहीं होता, पर अगर कुछ अच्छी बातें हम आपको दे सकें, कुछ अच्छी बातें हम आपके अंदर पैदा कर सकें, बस यही चरित्र का निर्माण करना होता है। आप जो व्यक्ति के पास खूब सारा पैसा है लेकिन फिर भी अगर वो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देता है, सड़कों पर छोड़ देता है, आप उसको अच्छा मानोगे, उसकी शिक्षा को अच्छा मानोगे, उसको चरित्रवान मानोगे, या उसको मानोगे जो गरीब है, मेहनत मजदूरी करके लाता है, बड़ी मुश्किल से 2 जून की रोटी कमा पाता है, लेकिन फिर भी वो अपने माता पिता को अपने सर आंखों पर बिठा करके रखता है? आप किसको चरित्रवान कहोगे? आप बता दो मेरे को। आप किसके चरित्र को आप अच्छा कहोगे? आप मेरे को बता दो, आप ही बता दो, चलो मेरे को। मेरी जहां तक बात है तो मेरे लिए तो वो व्यक्ति ज्यादा चरित्रवान है जो गरीब होते हुए भी, जिसके अंदर संस्कार है, जिसके अंदर चरित्र है, वो मेरे लिए तो मैं तो उसको ही ज्यादा शिक्षित व्यक्ति मानता हूं, मैं तो उसको ही ज्यादा समझदार व्यक्ति मानता हूं। होगा किसी के पास लाख करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़, लेकिन अगर उसके अंदर संवेदनाएं नहीं है, अगर उसके अंदर उसका कोई चरित्र नहीं है, उसके अंदर अगर वो भावना शून्य है, तो बेकार है उसकी वो शिक्षा। मैं तो नहीं मानता उसको शिक्षित, केवल पैसा बनाने की मशीन है वो, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है वो। और हमारी शिक्षा में सबसे बड़ा दोष यही है कि हम आज बच्चों को केवल पैसा बनाने की मशीन बनाते हैं, बस पैसा कमाने की मशीन भर बना करके तैयार कर रहे हैं हम उनको आज। जबकि वास्तविकता तो ये है कि हमें क्या बनाना चाहिए और हम क्या बना रहे हैं उनको। बस ठीक है, आइए। दिस रूम माइट बी 10 by 8, said Mrs. Malik, pointing to a square in the draft plan lying on the table before them. It was the third time that she had made this suggestion. It seemed it didn't register on either her husband or the architect engaged to design the house. और ये कमरा 10 by 8 का होना चाहिए। This room might be 10 by 8, said Mrs. Malik. मिसेज मलिक ने कहा कि ये कमरा 10 by 8 का हो सकता है। Pointing to a square, एक चौकोर सा स्क्वायर बना हुआ था उस नक्शे के ऊपर, उसकी तरफ इशारा करते हुए उसने कहा, इन द ड्राफ्ट प्लान लाइंग ऑन द टेबल बिफोर देम, उनके सामने एक टेबल के ऊपर एक नक्शा पड़ा हुआ था। ड्राफ्ट प्लान का मतलब जो आर्किटेक्चर होता है वो एक नक्शा बनाता है पहले, उसके ऊपर उसने इशारा करके कहा कि ये जो जगह है, ये जो स्क्वायर बना हुआ है, ये 10 by 8 का हो सकता है। इट वॉज द थर्ड टाइम, और ये तीसरी बार था, दैट शी हैड मेड दिस सजेशन, जब उसने ये सलाह दी थी। तीसरी बार उसने ये सलाह दी है। It seemed it didn't register on either her husband or the architect engaged to design the house। और ऐसा लगता है कि तीसरी बार आदमी सलाह क्यों देगा, क्योंकि शायद पहली बार जब उसने सलाह दी होगी तो शायद उसके पति ने, और जो आर्किटेक्ट जो था, उस नक्शे को निर्माण करने वाला वास्तुकार, शायद उसने पहली बार उसकी सलाह पर ध्यान नहीं दिया होगा, शायद दूसरी बार भी ध्यान नहीं दिया होगा, है ना। इट सीम्ड, ऐसा लगता था कि इट डिड नॉट रजिस्टर ऑन आइदर हर हस्बैंड और द आर्किटेक्ट एंगेज्ड टू डिजाइन द हाउस। ऐसा लगता है कि शायद उसके पति ने, या जो आर्किटेक्ट था जो इस मकान का डिजाइन तैयार कर रहा था, उसने शायद उसकी इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा, इसलिए तो उसको तीसरी बार बोलना पड़ा। द मलिक्स वर गोइंग टू हैव अ हाउस ऑफ देयर ओन इन दिल्ली। द मलिक्स का मतलब यहाँ पर मिस्टर एंड मिसेज मलिक है। वर गोइंग टू हैव अ हाउस, अपना खुद का एक घर बनवाने जा रहे थे वो, ऑफ देयर ओन इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर अपना खुद का एक मकान वो बनवाने जा रहे थे, मतलब बना रहे थे, प्लानिंग थी उनकी। They had purchased a plot in the most fashionable colony of the town some times ago। कुछ समय पहले उन्होंने एक बहुत ही आधुनिक सी एक कॉलोनी के अंदर एक प्लॉट खरीदा था उन्होंने।
कुछ समय पहले एक प्लॉट खरीदा था, खरीदता है आदमी कि भाई प्लॉट खरीद के डाल दिया, कभी मकान बना लेंगे। प्लॉट खाली प्लॉट होता है, मकान बना हुआ नहीं होता है, वो उसके ऊपर मकान बनाया जाता है। तो खरीदा होगा उन्होंने कुछ समय पहले सोच करके कि चलो बना लेंगे। नाउ दैट दे वर पोस्टेड बैक इन दिल्ली, दे थॉट दे माइट एज वेल हैव द हाउस बिल्ट। और अब चूंकि जब मिस्टर मलिक की पोस्टिंग वापस दिल्ली में हो गई, अब एक सरकारी नौकरी में जो होता है व्यक्ति, उसके उसका ट्रांसफर जगह जगह होता रहता है, तो प्लॉट तो उन्होंने खरीद के डाल दिया, लेकिन हो सकता है कि मिस्टर मलिक का ट्रांसफर कहीं दूसरी जगह हो गया होगा, तो प्लॉट पड़ा हुआ है। लेकिन अब चूंकि जब उनका ट्रांसफर वापस दिल्ली में हो गया, तो मिसेज मलिक ने और मिस्टर एंड मिसेज मलिक ने सोचा कि चलो अब हमारा ट्रांसफर दिल्ली में हो गया है, तो अब इस मकान को बना लेते हैं। इन हर हार्ट ऑफ हार्ट्स, मिसेज मलिक आल्सो डिसाइडेड दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द हाउस she would stay back in Delhi even if her husband was transferred to another station। और अपने मनी मन में शायद मिसेज मलिक ने सोच रखा था, ये तय कर रखा था। इन हर हार्ट ऑफ हार्ट्स मिसेज मलिक आल्सो डिसाइडेड, शायद अपने मनी मन के अंदर मिसेज मलिक ने तय कर रखा था, ये डिसाइड कर रखा था, दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द हाउस, कि इस मकान के पूरे होने के बाद शी वुड स्टे बैक इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहेगी वो, इवन इफ हर हस्बैंड वाज ट्रांसफर्ड टू अनदर स्टेशन। उन्होंने सोच रखा था कि चाहे उसके पति का ट्रांसफर किसी दूसरी जगह हो जाए, लेकिन एक बार मकान बन जाए तो मैं तो अपने बच्चों को लेकर के दिल्ली में ही रहूंगी। अब मेरे से बार बार यहाँ से सामान वहां उठा के ले चलो, वहां से वहां उठा करके ले चलो, ये अब पॉसिबल नहीं है। बस एक बार मकान बन जाए, मिस्टर मलिक का जहां भी ट्रांसफर होगा वो अकेले चले जाएंगे, लेकिन मैं अपने बच्चों को लेकर के दिल्ली में ही सेटल हो जाऊंगी। ऐसा वो मनी मन में सोचती थी। एवरी अदर एवरी अदर ईयर दे वर मूव टू अ न्यू प्लेस। और हर साल उनको नई जगह पर जाना पड़ता था। ट्रांसफर जहां हो जाएगा जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा है। मैं भी बहुत घुमा हूं ऐसे, मेरे फादर भी गवर्नमेंट जॉब में थे, मैं भी कई जगह रहा हूं। भरतपुर में मेरा जन्म हुआ, उसके बाद बांसवाड़ा गया मैं, मेरे को याद नहीं है बांसवाड़ा का तो, लेकिन फादर की पोस्टिंग हो गई बांसवाड़ा में, तो वहां पर मैं गया फादर के साथ में। फिर बांसवाड़ा से उनकी पोस्टिंग कहीं दूसरी जगह हो गई, झुंझुनू में हो गई, तो झुंझुनू में जाकर के रहा उनके साथ में, पूरा सामान को समेटना और लेके जाना। झुंझुनू से फिर वापस हम अपने गांव आ गए, कामा, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में जो मेरा गांव है, कामा के पास में जो रहा, वहां आ गए हम, वहां रहे हम। फिर वहां से पापा का ट्रांसफर हो गया इधर टोंक डिस्ट्रिक्ट में, बिसलपुर के पास में टोडा रायसिंह, यहाँ रहे फिर हमने जयपुर में मकान बना लिया। और जब जयपुर में मकान बना लिया तो फिर हम जयपुर में सेटल हो गए। उसके बाद भी मेरे पापा का ट्रांसफर कई जगह होता रहा, उदयपुर चले गए, सवाई माधोपुर चले गए, और भी कहीं चले गए, और विराटनगर चले गए अलवर डिस्ट्रिक्ट में। तो उसके बाद जब ट्रांसफर होता था तो वही जाते थे फिर, लेकिन हम अपनी मदर के साथ जयपुर में ही सेटल हो गए थे, मकान हमने बनवा लिया था यहाँ पर। तो हर साल जब भी उनका ट्रांसफर होता था मिस्टर मलिक का, तो पूरे सामान के साथ जाओ, बड़ी परेशानी होती है जी, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे गया हूँ बहुत बार। पूरा सामान को पैक करो, जाओ। अपना मकान हो तो ठीक है, कुछ ले गए कुछ चले गए, लेकिन अब जहां से बिल्कुल जाना ही है आपको परमानेंटली छोड़ करके, तो फिर आप क्या छोड़ के जाओगे, सारा सामान ही लेके जाना पड़ेगा, तो बड़ी परेशानी होती है। सामान में टूट फूट भी होती है, परेशानी भी होती है। एवरी अदर ईयर दे वर मूव टू अ न्यू प्लेस, नाउ दैट द चिल्ड्रन वर ग्रोन अप। और अब तो चूंकि जब बच्चे भी काफी बड़े हो गए थे, इट वॉज नॉट डिजायरेबल टू शिफ्ट फ्रॉम देम फ्रॉम स्कूल टू स्कूल। तो बच्चों के लिए भी ये ठीक नहीं है कि हर साल उनका स्कूल बदला जाए, शिक्षा के ऊपर बड़ा फर्क पड़ता है। स्कूल बहुत कम बदलने चाहिए, बहुत मजबूरी में ही बदलने चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ जितना संभव हो सके आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो पढ़ते रहो आप। बार बार मैंने देखा है कि लोगों को हर साल स्कूल बदलते हैं बच्चे, आज इसमें डाल दिया, आज उसमें डाल दिया, स्कूल वालों में 10 तरह की कमियां निकालते रहते हैं। अरे भैया, बच्चे में भी तो कमी हो सकती है, हमारे अंदर भी तो कमी हो सकती है। हर साल स्कूलों में कमी निकालेंगे हम, एक में हो जाए, दो में हो जाए, है कमी कहीं हो सकती है, लेकिन चीजों को तो करना पड़ता है ना। वो ठीक नहीं होता बच्चे की शिक्षा के लिए, बता दूं मैं आपको बात। ज्यादा अच्छा यही रहता है कि बच्चे को जितना हो सके एक स्कूल में पढ़ाया जाए, उसको जितना पॉसिबल हो सके। अब हर साल अगर ट्रांसफर होकर के दूसरी जगह जाएंगे तो बच्चों को छोड़ के थोड़ी जाएंगे, हम अभी बच्चों को भी लेके जाएंगे, हर साल उनका स्कूल बदलेगा, ये ठीक नहीं होता बच्चों के लिए। मिसेज मलिक सेड, मिसेज मलिक ने कहा, इफ ही मस्ट,
मिस्टर मलिक कुड गो ऑल अलोन। मिसेज मलिक ने कहा कि देखो जी, ऐसा है, अगर चाहो और तुम्हारे लिए जरूरी हो तो तुम चले जाना जहां तुमको जाना हो, मकान बन जाए तो मैं तो बच्चों के लिए यहीं सेटल हो जाऊंगी। शी वुड सेटल डाउन परमानेंटली इन दिल्ली विद द चिल्ड्रन। वो तो परमानेंटली बच्चों के साथ दिल्ली में ही सेटल हो जाएगी। शी वुड हैव हर मदर इन लॉ फॉर कंपनी। और वो अपनी सासू माँ के साथ यहीं पर ही रहेगी। मिस्टर मिस्टर मलिक हैड नो ऑब्जेक्शन टू इट। और मिस्टर मलिक को इस पर कोई भी ऐतराज नहीं था। तो बात चल रही है कि फिर से उसने इशारा किया कि ये जो स्क्वायर है इसको 10/8 का कर सकते हैं अपन। दिस रूम माइट बी 10/8। मिसेज मलिक रिपीटेड। फिर मिसेज मलिक ने रिपीट की, दोहराई ये बात कि देखो ये जो जगह है, इस जगह को, ये जो कमरा है, इसको 10/8 का बनवा दो। हर हस्बैंड वाज अटेंडिंग टू अ टेलीफोन कॉल इन द एडजासेंट रूम। एडजासेंट रूम का मतलब बगल वाला कमरा।